नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हमेशा की तरह बहुत बढ़िया हूं और आशा करती हूं कि आप भी बढ़िया होंगे। कल करंट अफेयर्स की क्लास ली गई है, आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आज हम उसी करंट अफेयर्स की दूसरी सीरीज लेके आए हैं जो आपके सारे जो एग्जाम्स हैं अपकमिंग, एसएससी वाले, बिहार पुलिस वाले, एनटीपीसी वाले, स्टेट पीसीएस वाले, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। और हाँ, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ क्लास स्टार्ट होने के पहले कि आपके लिए कंटेंट अवेलेबल कराया जा रहा है और आपको ये वीडियो शेयर कर देनी है जिन्हें आप चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन इस बार हो जाए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। इसी में सबको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, किसमें? करंट अफेयर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि मेवाड़ वेटलैंड, जिसे जून 2025 में रामसर साइट घोषित किया गया है, वो किस राज्य में? बेसिकली अभी हाल ही में जून 2025 में दो नई रामसर साइट घोषित की गई हैं भारत की। वो कौन कौन सी हैं? पहली है मेवाड़ और दूसरी है खीचन। राजस्थान की हैं ये दोनों। पहली मेवाड़ है और दूसरी कौन सी है? खीचन। मेवाड़ कहाँ स्थित है? मेवाड़ राजस्थान के उदयपुर में, ये उदयपुर में है। और खीचन कहाँ है? फलौदी में। तो ये बात आपको याद रखनी है। आर्द्र रामसर साइट किन्हें घोषित किया जाता है? वे वेटलैंड्स, मतलब वे आर्द्र भूमियां जो रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय महत्व की होती हैं। किसके अंतर्गत? रामसर कन्वेंशन। तो एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि जो रामसर कन्वेंशन है वो किस चीज से रिलेट करता है? तो रामसर कन्वेंशन संबंधित है आर्द्र भूमियों के संरक्षण से, यानी कि वेटलैंड के संरक्षण से। सवाल आता है कि जो रामसर कन्वेंशन है वो किससे संबंधित है? तो रामसर कन्वेंशन संबंधित है आर्द्र भूमियों यानी कि वेटलैंड के संरक्षण से। और इंडिया की दो नई रामसर साइट कौन सी बन गई हैं? पहली बन गई है मेवाड़ अभी नई में, और उसके साथ ही दूसरी खीचन। मेवाड़ उदयपुर में है और खीचन कहाँ है? फलौदी में। और रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे होता है? तो वेटलैंड से होता है, उन्हें ही रामसर साइट घोषित किया जाता है। क्लियर? चलिए, तो ये दोनों फैक्ट आपके क्लियर हो गए। हाँ, एक सवाल और आता है कि इंडिया में वर्तमान में टोटल कितनी रामसर साइट हैं? जैसे जून 2025 में दो नई रामसर साइट ऐड हो गई, तो इंडिया में अब टोटल कितनी हैं वेटलैंड रामसर साइट? तो इंडिया में टोटल रामसर साइट हो गई है 91, जो पूरे एशिया में सबसे ज्यादा है। तो इंडिया की जो टोटल, अगर सवाल आ जाए कि इंडिया में टोटल कितनी रामसर साइट है, तो आपको याद रखना है टोटल 91 है, जो एशिया में सबसे ज्यादा है। तो ये सारे फैक्ट यहाँ पे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आज कोशिश करूंगी कि मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूं। हाँ, जिन्हें कल वाली क्लास में भी जिन्होंने पीडीएफ के लिए बोला था, मैं कोशिश करूंगी कि आंसर सहित वो पूरी जो पीडीएफ है मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूंगी, और इसकी तो मिल ही जाएगी आपको। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की आधिकारिक थीम क्या है? इंटरनेशनल योग डे मनाया गया, उसकी थीम क्या है? अधिकतर आता है। कब मनाया जाता है इंटरनेशनल योग डे? तो इंटरनेशनल योग डे मनाया जाता है हर साल 21 जून को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत तब हुई थी जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएन में, उन्होंने 2014 में एक संकल्प रखा था, पारित किया था कि इंटरनेशनल योग डे मनाया जाए। और उन्हीं के फिर अनुरोध पे हर साल 21 जून को क्या मनाया जाने लगा? इंटरनेशनल योग डे मनाया जाने लगा। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। 2025 में जो योग डे मनाया गया है वो कौन से क्रम का था? कौन से क्रम का योग दिवस था? तो वो 11वें क्रम का था। ये क्रम भी पूछता है कि 2025 में जो योग डे मना वो कौन से क्रम का था, कौन से नंबर का था? तो वो 11वें नंबर का था। दूसरा फैक्ट। तीसरा, क्या थीम थी इंटरनेशनल योग डे की? तो बताइए। योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। बताइए क्या थीम थी? तो इस बार थीम थी इसकी योगा फॉर वन हेल्थ, वन अर्थ और वन हेल्थ। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। मेरा सिर्फ आपको पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि चीज़ों को सिर्फ वहीं तक ना रखा जाए जो सवाल पूछा है। अगर हम योग डे पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें उससे रिलेटेड हमें पढ़नी है। हम रामसर कन्वेंशन पढ़ रहे हैं तो हमें उसके बारे में सब जानना है कि इंडिया में टोटल कितनी रामसर साइट हैं, अभी हाल ही में कौन सी घोषित हुई हैं, रामसर साइट क्या होती हैं, इंटरनेशनल योग डे कब मनाना चालू हुआ, क्यों मनाया जाता है, थीम क्या है। ये होता है पढ़ाई का सही तरीका। और इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं कि एक ही जगह पे आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराई जा सके, बताई जा सके। तो और हाँ, जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब चैनल वो कर लीजिएगा, आप ही के लिए हेल्पफुल होगा ये। तो इस बार क्या थीम थी? योगा फॉर वन अर्थ और वन हेल्थ। और कौन से क्रम का योगा डे था ये? 11वें नंबर का। अगला सवाल है कि भारत की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या 2025 में कितनी हो गई है?
भारत में टोटल कितनी यूनेस्को साइट्स हैं, ये पूछा गया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो बताइए 42, 43, 44, 45 कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई हैं भारत में। तो अभी आपको पता है, अभी 2-4 दिन पहले सबसे नई यूनेस्को साइट कौन सी बनी है? बिल्कुल सही, मराठा परिदृश्य के जो 12 किले हैं, मराठा परिदृश्य के जो 12 किले हैं उन्हें क्या घोषित किया गया है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसके पहले की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो 12 किले हैं मराठा परिदृश्य के, उन्हें क्या घोषित कर दिया गया है? यूनेस्को साइट घोषित कर दिया गया है। इन 12 किलों में से 11 कहाँ है? 11 महाराष्ट्र में है और एक इकलौता किला साउथ में है, वो उसका नाम क्या है? जिंजी किला। और जिंजी किला साउथ के कौन से स्टेट में है? तो तमिलनाडु के वेल्लुपुरम में। कहाँ? तमिलनाडु के वेल्लुपुरम में। तो सवाल पूछ सकता है इस बार कि जो यूनेस्को हेरिटेज साइट घोषित किए गए हैं मराठा परिदृश्य के 12 किले, जिनका संबंध हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य, कौशल, इन सारी चीजों से है, उनमें साउथ में कौन सा किला है? तो उसका नाम याद रखना है आपको। नाम क्या है उसका? जिंजी किला। और कहाँ है वो? तमिलनाडु में है, वेल्लुपुरम में। क्लियर? चलिए, अब कितनी टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है यूनेस्को की? तो यही बनी है 44th। तो टोटल कितनी है? देखिए, पहला तो ये सवाल आ सकता है कि भारत में टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? तो टोटल कितनी है? 44। ये भी सवाल पूछ सकता है कि सबसे नई कौन सी है, अभी 44th कौन सी है? तो 44th है, जो मराठाओं के 12 किले हैं उन्हें घोषित किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसमें से 11 महाराष्ट्र में है और एक है तमिलनाडु में। 43 कौन सी थी? तो आपको याद होगा 43 कौन सी थी? चराइदेव मोइदम। चराइदेव मोइदम कहाँ? असम में, वो थी 43। और चराइदेव मोइदम क्या थे? चराइदेव मोइदम का संबंध था जो अहोम राजवंश है, उनके टीले, मतलब पिरामिड टाइप जिसको कहते हैं, उनके जैसे शवों को नहीं उसके लिए एक पिरामिड खड़ा किया जाता है, तो अहोम राजवंश के टीले, उन्हें क्या घोषित किया गया था? 44th नंबर के यूनेस्को साइट इंडिया में। तो ये हाल ही के जो भी हैं वो आपको याद रखना है कि टोटल कितने हैं? 44th हैं, 44 हैं। 44th कौन सा बना है? मराठाओं के 12 किले बने हैं। इसके पहले कौन सा था लेटेस्ट? तो इसके पहले था अहोम राजवंश के जो चराइदेव मोइदम है, मतलब असम में जो उनके पिरामिड हैं अहोम राजवंश के, उन्हें घोषित किया गया था। इतने सारे फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही देखिए एग्जाम का ट्रेंड ये होता है कि वो करंट का तो पूछ ही लेता है कि अभी 44th कौन बना है। मान लीजिए एग्जामिनर का मन है कि वो 44th ना पूछ के 43rd पूछ लिया कि 43वें नंबर का यूनेस्को साइट कौन सा था, फिर क्या करेंगे? तो याद रखिएगा कि अहोम राजवंश के क्या चराइदेव मोइदम को घोषित किया गया था यूनेस्को साइट। वो क्या है? वो बेसिकली जो अहोम राजवंश के जो लोग थे वहाँ के, तो उनके जो शव हैं, उनको जो उनके लिए जो पिरामिड बनाया जाता था वो उससे संबंधित है। क्लियर? अगला सवाल है कि अमन शहरावत किस खेल में, अमन शहरावत के बारे में पूछा है, किस खेल में पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सबसे युवा भारतीय बने? अमन शहरावत का संबंध है किससे, ये पूछा है। बॉक्सिंग, कुश्ती, भारोत्तोलन, शूटिंग। बताइए। देखिए, एक फैक्ट तो यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि जो अमन शहरावत हैं वो क्या बने हैं? सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक जीतने वाले, सबसे कम उम्र में जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता है। तो सवाल आ जाएगा कि सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक जीतने वाले कौन थे? तो सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक जीतने वाले थे अमन शहरावत। इनका ये नाम याद रखना है। ये भी पूछ सकता है कि सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक जीतने वाले कौन हैं? तो अमन शहरावत। इनकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र है 24 साल। नहीं, 24 तो नहीं है यार, इनकी 21 थी कुछ। हाँ, जहां तक मुझे याद आ रहा है इनकी उम्र 21 साल 24 दिन। हाँ, 21 साल 24 दिन, 21 साल 24 दिन, 24 दिन। ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ओलंपिक में सबसे कम उम्र में कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीता है? तो ओलंपिक में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जिन्होंने पदक जीता है वो है अमन शहरावत। अमन शहरावत की उम्र कितनी है? 21 साल 24 दिन के हैं वो। ये भी पूछा जा सकता है। खेलते क्या है? फ्री स्टाइल कुश्ती। तो अमन शहरावत जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अमन शहरावत ने क्या जीता है। तो अमन शहरावत ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल।
और सबसे कम उम्र के युवा भारतीय बने हैं, उनकी उम्र कितनी है? 21 साल 24 दिन। और अमन सहरावत खेलते क्या है? तो फ्री स्टाइल कुश्ती खेलते हैं। और कभी कभी इनका वेट भी पूछ लेता है कि कितने वेट की कैटेगरी में खेलते हैं, तो वेट की कैटेगरी इनके याद रखिएगा कि 57 kg। कभी कभी वेट की कैटेगरी पूछ लेता है ना, जैसे आपने दंगल देखी होगी, अभी इसी ओलंपिक में वेट के कारण ही बाहर हो गई थी। बताइए कौन, क्या नाम था उनका? फोगाट जी। वो बाहर हो गई थी ना वेट के कारण, क्योंकि उनका वेट ज़्यादा निकल आया था। तो वो अलग अलग वेट की कैटेगरी में ये लोग खेलते हैं। तो अमन सहरावत कौन सी वेट की कैटेगरी में थे? 57 किलोग्राम। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड जितने फैक्ट हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला सवाल है, मोदी जी को 16 जून 2025 को किस देश ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैकेरियोस से सम्मानित किया? नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारे देशों के द्वारा सम्मान दिए गए। हमेशा जब से ट्रैवल करते आ रहे हैं वो हर देश में, तब से उनको सम्मान मिल रहा है। और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैकेरियोस किसने दिया है? साइप्रस ने दिया है, श्रीलंका ने दिया है, मॉरिशस ने दिया है, घाना ने दिया है। जितने भी अवार्ड्स नरेंद्र मोदी जी को दिए गए हैं वो आप सबको याद रखना है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। जैसे ऑर्डर ऑफ जायद किसने दिया है? यूएई ने दिया है। ऑर्डर ऑफ नाइल किसने दिया है? मिस्र ने दिया है। लीजन ऑफ मेरिट किसने दिया है? फ्रांस ने दिया है। तो ये चीज़ें आपको, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू किसने दिया है? रशिया ने दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी ही उनको मिला है, कब? जून 2025 में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रियोस, ये दिया है उन्हें साइप्रस ने। किसने दिया है? साइप्रस ने। तो ये याद रखिएगा कि कौन सा अवार्ड किस देश से रिलेट करता है, क्योंकि ये सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि मोदी जी को मिले हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें अवार्ड दिया गया है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैंने कुछ आपको रिवाइज करवा ही दिए। ऑर्डर ऑफ जायद यूएई ने दिया है, ऑर्डर ऑफ नाइल मिस्र ने दिया है, लीजन ऑफ मेरिट फ्रांस ने दिया है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू रशिया ने दिया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर? लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? 2025 में किस भारतीय महिला को प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? हालांकि ये 23 है, 2023 में पूछा गया ये सवाल था। 2023 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो 2023 में बताइए, मिताली राज, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत सिंह या हरलीन देव, किसे बनाया गया है? 2023 में बनाया गया था हरमनप्रीत सिंह जी को। हरमनप्रीत सिंह जी कौन है? क्रिकेटर पूछा है ना, महिला क्रिकेटर। तो किसे बनाया गया था 2023 में? अगर किसी महिला क्रिकेटर को बनाया गया है तो वो 2023 में बनाया गया था। उनका नाम था हरमनप्रीत सिंह, और इन्हें 2017 में अर्जुन अवार्ड भी प्रदान किया गया है। 2017 में इन्हें क्या प्रदान किया गया था? अर्जुन अवार्ड। तो ये बात याद रखिएगा। हरमनप्रीत सिंह किस चीज़ से रिलेट करती हैं? क्रिकेट से रिलेट करती हैं। अपनी जो बल्लेबाजी है उसके लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं, आक्रामक बल्लेबाज। तो बैटिंग से रिलेट करती हैं हरमनप्रीत सिंह। तो इन्हें बनाया गया था 2023 में प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चंस आते हैं कि किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? प्यूमा का, ऑडी का, बहुत सारे ब्रांड्स हैं ना, तो उनसे रिलेटेड सवाल आते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी समिट क्लाइमेट एनवायरमेंट से संबंधित थी? कौन सी समिट ऐसी थी जो क्लाइमेट एनवायरमेंट से संबंधित थी और 2024 में हुई है? ये बाकू अजरबैजान में। कोप 29, यूएन बायोडाइवर्सिटी मतलब कोप 16, जीईएफ असेंबली, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। ऐसी कौन सी समिट है जो किससे संबंधित है? क्लाइमेट और इन्वायरमेंट से संबंधित है, और दूसरा हुई है बाकू अजरबैजान में। तो ऐसी समिट है कोप 29। कोप 29 इस बार कहाँ हुआ है? कोप 29 हुआ है बाकू अजरबैजान में। ये याद रखिएगा, ये आपके लिए याद रखने वाला फैक्ट है। अजरबैजान, कोप 29 इस बार कहाँ हुआ है? कोप 29 हुआ है बाकू अजरबैजान में। दूसरी चीज, किस चीज से कोप 29 का संबंध किससे है? कोप 29 बेसिकली जो भी हमारी जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, इन सारे मुद्दों पर, क्लाइमेट चेंज वगैरह है, इस पे सारे देश एक साथ आते हैं और उस पर परिचर्चाएं होती हैं कि आगे आने वाले समय में हमें उसके लिए कैसे एक्शंस लेने हैं, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उनसे कैसे निपटना है। तो वो आपको याद रखना है कि कोप 29 किससे संबंधित है? क्लाइमेट और एनवायरमेंट से संबंधित है, और ये कहाँ हुआ है? ये बाकू अजरबैजान में हुआ है। तो ये चीज़ें इतने फैक्ट आपके लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर? अगर आपको डेट
ज़्यादा याद करने वाला है कि डेट याद कर लें तो याद रखिएगा, ये हुआ है 11 नवंबर से 22 नवंबर तक। क्लियर? 2024 में ये इसकी डेट 11 नवंबर से हुआ है। ये कब से? 11 से 22 नवंबर 2024 में हुआ है। जो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए कोप की जो समिट्स हैं वो आयोजित की जाती हैं। तो कोप 29 इस बार कहाँ हुआ है? बाकू, अजरबैजान में। कब से कब तक हुआ है? 11 नवंबर से लेके 22 नवंबर 2024 तक हुआ है ये डेट। चलिए, क्योंकि कोप से सवाल आते हैं कि इस बार कोप 29, कोप 28 ये सब कहाँ हुआ है, तो कोप 29 कहाँ हुआ है? बाकू, अजरबैजान में। वर्ष 2025 में कुल कितने सदस्यों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो पूछा है कि इस साल कितने लोगों को दिए गए टोटल? तीनों के लिए पूछा है, पद्मश्री के लिए भी पूछा है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों। तो कितने लोगों को दिए गए जल्दी बताइए आप? ये दिए गए हैं 139 लोगों को। और 139 में अलग अलग इसे क्लासीफाई किया जाए तो 7 लोगों को क्या दिया गया है? 7 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण दिया गया है। और बताइए 113 लोगों को क्या दिया गया है? 113 लोगों को पद्मश्री और 19 लोगों को क्या दिया गया है? पद्म भूषण। 113 लोगों को क्या दिया गया है? पद्मश्री और 19 लोगों को दिया गया है पद्म भूषण। राइटिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, राइटिंग सुधारने का काम करना है। 19 लोगों को क्या दिया गया है? 19 लोगों को दिया गया है पद्म भूषण, ये याद रखिएगा, पद्म भूषण। तो टोटल कितने लोगों को दिया गया? टोटल दिया गया 139 लोगों को, जिसमें से 7 लोगों को क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। 19 लोगों को क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है। और 113 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। ये क्लासिफिकेशन याद रखिएगा, सवाल में एग्जाम में जो है ये पूछ सकता है। क्लियर? तो वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिले? टोटल 139 लोगों को मिले हैं, जिसमें से 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, 19 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 113 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि सिर्फ इतना नहीं पूछता है कि कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिले, ये भी पूछ लेता है कि संख्या बताइए कि पद्म भूषण कितनों को मिला है, पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 7 को मिला था क्या? पद्म विभूषण और 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री। अगला सवाल है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत से पहला पदक किसने जीता? जो पेरिस ओलंपिक हुआ 2024 में, तो भारत से पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? नेहरू चोपड़ा ने, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, स्वप्निल कुसाले, अमन सहरावत। ये मनु भाकर और यहाँ है नेहरू की जगह नीरज चोपड़ा। बताइए किसने पहला पदक जीता था पेरिस ओलंपिक में? पेरिस ओलंपिक में पहला पदक जीता था मनु भाकर ने। मनु भाकर किससे संबंधित है? 10 मीटर एयर पिस्टल से संबंधित, 10 मीटर एयर पिस्टल से संबंधित है। और इन्होंने ही पहला पदक जीता था। और क्या पहला पदक कौन सा था? कांस्य पदक जीता था इन्होंने, कांस्य पदक जीता था। और पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली यही हैं, जिन्होंने सिंगल में भी जीता है और डबल्स में भी ब्रॉन्ज जीता है, कांस्य पदक जीता है। तो पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता था? मनु भाकर ने जीता था। मनु भाकर का संबंध किससे है? 10 मीटर एयर पिस्टल से है और इन्होंने कांस्य पदक जीता था। क्लियर? चलिए, और भारत की हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता था, याद हो तो। और नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था? नीरज चोपड़ा ने जीता था सिल्वर मेडल। क्लियर? चलिए, भारत ने किस योजना के तहत डिजिटल जनगणना 2027 तक शुरू करने का निर्णय लिया है और इसमें कौन सा संवेदनशील डेटा सम्मिलित होगा? 2027 की जो जनगणना होनी है उसमें कुछ नई चीजें ऐड ऑन की गई हैं, जैसे कि इस बार की जो जनगणना होगी उसमें जातीय जनगणना कराई जाएगी। तो वही पूछा है कि इस बार कौन सा एक नया डेटा शामिल होगा और उसके लिए कौन सा अभियान चलाया गया है। तो बताइए, डिजिटल भारत अभियान, शिक्षा डेटा, डिजिटल जनगणना कामकाजी डेटा, जनगणना 2027 जाति डेटा, कास्ट सेंसस की बात है, मतदाता जनगणना आई डेटा। तो यहाँ बात की गई है जनगणना 2027 जाति जनगणना यानी कि कास्ट सेंसस होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या पहली बार भारत में कास्ट सेंसस होने वाला है? तो जी नहीं, 1931 में 1931 में कास्ट सेंसस एक बार हो चुका है, जातीय जनगणना एक बार हो चुकी है। तो चूंकि इस बार जातीय जनगणना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, कंट्रोवर्शियल रहा, तो
इसलिए आपको याद रखना है कि सवाल पूछ सकता है कि क्या इस बार 2027 में होने वाली जनगणना भारत में पहली जनगणना होगी जो जाति जनगणना होने वाली है, तो आपको कहना है जी नहीं, ये दूसरी बार होगा जब भारत में जाति जनगणना होने वाली है। पहली बार कब हुई थी जाति जनगणना? फर्स्ट टाइम हुई थी 1931 में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज, हाँ, यहां आगे बढ़ने से पहले एक चीज और, भारत में पहली बार जनगणना कब स्टार्ट हुई? भारत में पहली बार जनगणना कब स्टार्ट हुई थी बताइए? भारत में पहली बार जनगणना स्टार्ट हुई थी 1872 में। पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके? मेयो के कार्यकाल में चालू हुई। लेकिन ये जनगणना व्यवस्थित जनगणना नहीं थी। पूरे भारत में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग एक साथ नहीं करवाई गई थी, अलग अलग तरीके से करवाई गई थी। व्यवस्थित जनगणना हुई 1881 में। कब हुई व्यवस्थित जनगणना? 1881 में व्यवस्थित जनगणना का काम हुआ। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर सवाल आए कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी मेयो के कार्यकाल में, और व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में। और जाति जनगणना जो 2027 में होने वाली है, ये दूसरी बार होगी। पहली बार कब हुई थी जाति जनगणना? 1931 में हुई थी। ये फैक्ट आने वाली जनगणना के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपको ये बात याद रखनी है। भारत में फरवरी 2025 में घोषित 4 नई रामसर साइट कौन सी? उनमें से कौन सी नहीं? मतलब ये पूछा है कि अभी 4 नई रामसर साइट घोषित हुई हैं भारत में, उनमें से जो ये निम्नलिखित दी हुई है कौन सी शामिल नहीं है? तो देखिए, जो 4 नई रामसर साइट इंडिया में घोषित हुई हैं उनमें है शक्कराकोट्टाई बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। दूसरी है तीर्थांगल बर्ड सेंचुरी, ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में। दूसरी है खेचुआ पलरी वेटलैंड, ये कहाँ है? सिक्किम में। खेचुआ पलरी कहाँ है? सिक्किम में। और चौथा नाम दिया गया है मेनार, तो मेनार वेटलैंड नहीं है। चौथा जो शामिल है वो कौन सी है? उधवा लेक। चौथी रामसर साइट कौन सी है? उधवा लेक। तो ये आपको याद रखनी है 4 नई रामसर साइट जिनके नाम आपके सामने है। पहला शक्कराकोट्टाई, दूसरी तीर्थांगल, तो शक्कराकोट्टाई और तीर्थांगल बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु में। खेचुआ पलरी वेटलैंड कहाँ है? खेचुआ पलरी वेटलैंड है सिक्किम में। और चौथी जिसका नाम यहाँ नीचे गलत लिखा हुआ है, तो चौथी कौन सी है? उधवा लेक। तो ये आपको याद रखनी है। क्लियर? उधवा लेक कहाँ है? उधवा लेक झारखंड में। ये 4 नई रामसर साइट है इंडिया की। एक ही प्लेटफॉर्म में आपको सारी चीजें यहाँ पे उपलब्ध करवाई जा रही हैं। रामसर साइट पढ़ रहे हैं तो चारों नई रामसर साइट, सब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी। और क्या कहा जा रहा है कि शेयर कर देना वीडियो जिन तक ज़रूरी है, जिनको ज़रूरी है कि नहीं है साधन, नहीं है संसाधन और वो बेचारे लूटे जा रहे हैं उन कोचिंग संस्थानों द्वारा, जो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन उनके द्वारा जो कहते तो हैं कि हम बच्चों के लिए सोच रहे हैं, बच्चों के हित में सोच रहे हैं, लेकिन आप वो कंटेंट अवेलेबल करा रहे हो बच्चों को जो शायद उनके लिए ज़रूरी नहीं है, और बच्चे किताबें खरीद रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उसमें समय दे रहे हैं, लेकिन वहाँ से उनको कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है। क्योंकि करंट पे भी अगर आपको करंट अवेलेबल कराना है, कोई कंटेंट अवेलेबल कराना है, तो उसके लिए उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपने 4000 दे के 2000 दे के कुछ कंटेंट राइटर रखे हुए हैं जिन्हें खुद नहीं पता है कि एग्जाम का क्या ट्रेंड है, एग्जाम क्या पूछ रहा है। वो कंटेंट राइटर आपका कंटेंट तैयार कर रहे हैं करंट अफेयर्स पे लेके और बाकी चीज़ों पे लेके, उन्हें क्या पता कि क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। और एक बुक पब्लिश होती है और आपको लगता है कि बस यहाँ से चीज़ें आ जाएंगी, ऐसा नहीं होता है, वरना हर किसी का सिलेक्शन हो रहा होता। कंटेंट वो महत्वपूर्ण है जहाँ पे आपको एक जगह सारी चीज़ें मिल जाएं, सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं कि हाँ, अगर हम रामसर साइट पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, पेरिस ओलंपिक पढ़ रहे हैं, तो हमें उसके लिए उसके बारे में सब पता। वो होता है पढ़ाई का तरीका। तो कृपया भेड़ चाल में ना जाएं, मेरा यही अनुरोध है। जहाँ से भी पढ़ें, जहाँ से भी, जिस भी साइट से, जिस भी कोचिंग सेंटर से, जिस भी यूट्यूब चैनल से, कहीं से भी आप पढ़िए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि भेड़ चाल में मत जाइए कि जहाँ सब जा रहे हैं आप भी वहीं चल रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा ये देखिए कि कहाँ से क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है और वहाँ से चीज़ों को कंटिन्यू करिए। तो बस यही अनुरोध है। चलिए अब वापस आते हैं, बहुत ज्ञान हो गया। 4 नई रामसर साइट कौन सी बनी है? 4 नई रामसर साइट शक्कराकोट्टाई तमिलनाडु में, तीर्थांगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, खेचुआ पलरी सिक्किम में, और चौथी कौन सी है? उधवा लेक झारखंड में। तो ये 4 नई रामसर साइट बनी है, तो गलत कौन सा हो जाएगा? मेनवार। और यही पूछा था कि कौन सी नहीं,
तो ये मेनवार नहीं। क्लियर? तो कौन सी रामसर साइट निम्नलिखित में से नहीं है? मेनवार। चलिए, ये तो वेटलैंड है ना, इसको क्या घोषित किया गया था? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेनवार को हमने क्या घोषित किया था बताइए? 2025 में। ये हो क्यों नहीं रहा भाई? ये हो क्यों नहीं रहा ये? हाँ, मेनवार और इसको खीचन को हमने क्या जाना था? मेवार और खीचन क्या बनी है 2025 में? अभी सबसे ज्यादा हाल ये 2000 फरवरी के पूछा गया है, फरवरी की। ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि मैडम आपने बताया था कि मेनवार और खीचन बनी है रामसर साइट। बिल्कुल मेनवार खीचन बनी है, लेकिन यहाँ फरवरी में पूछा है कि फरवरी 2025 में कौन सी 4 एक साथ घोषित हुई थी। तो फरवरी 2025 में 4 रामसर साइट एक साथ घोषित हुई थी। थिरथांगल, सकराकोट्टई, खेचुआ पलरी और उधवा लेक, इन चारों को एक साथ घोषित किया गया था रामसर साइट। ये मेवार और खीचन ये अभी घोषित हुई हैं, अभी जून में। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सवाल फरवरी का पूछ रहा है, तो सवाल पे फोकस करना है। और मेवार और खीचन कब घोषित हुई हैं? अभी घोषित हुई हैं, इस वजह से हमने इसको गलत माना है। क्लियर? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे मिला है? आईसीसी के हर साल अवार्ड दिए जाते हैं, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये सारे अवार्ड दिए जाते हैं। तो बताइए आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला? जसप्रीत बुमराह, अजमतुल्ला उमर जई, बेन स्टोक्स, पैट क्यूमिंस, बताइए किसे मिला है? तो इस बार आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है जसप्रीत बुमराह को, और आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी जसप्रीत बुमराह को ही मिला है। आईसीसी का टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 भी किसे मिला है? जसप्रीत बुमराह को ही मिला है। अब यहाँ पे एक सवाल और बनता है कि आईसीसी ने इस बार वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं अमेलिया केर, न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं अमेलिया केर। कहाँ की हैं? न्यूजीलैंड की, याद रखिएगा। तो अगर पूछे कि मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बना है आईसीसी का, तो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को ही टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। और वुमेन्स आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो अमेलिया केर बनी। टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बना है? टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं अर्शदीप सिंह। तो टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बना है? अर्शदीप सिंह बने, अर्शदीप सिंह अपने भारत के हैं। और टी20 वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बनी है? टी20 वुमेन्स ऑफ क्रिकेटर ऑफ द ईयर अगेन बनी है अमेलिया केर, जो कहाँ की है? न्यूजीलैंड की रहने वाली। तो यही टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुनी गई है और आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुनी गई। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने, और ओडीआई में अपनी स्मृति मंधाना है। ठीक है, चलिए। तो अगर आईसीसी अवार्ड्स पढ़ रहे हैं तो सब जानना जरूरी है कि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को ही टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है। दूसरा, अमेलिया केर जो न्यूजीलैंड की है, इन्हें आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर आईसीसी ने अर्शदीप सिंह को दिया है, और टी20 वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया है अमेलिया केर को। और ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बना है? ओडीआई में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं अजमतुल्ला उमर जई, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? अफगानिस्तान से। और ओडीआई में ही वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी है स्मृति मंधाना। ये हो गए सारे आपके आईसीसी अवार्ड्स खत्म। यहाँ अब मैंने सारे बता दिए। एक बार लास्ट बार रिवाइज कर लीजिए। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को ही टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अमेलिया केर जो न्यूजीलैंड की रहने वाली है। टी20 क्रिकेटर अर्शदीप, टी20 वुमेन अमेलिया केर। वनडे की बात की जाए, अजमतुल्ला उमर जई अफगानिस्तान के हैं, और ओडीआई में स्मृति मंधाना वुमेन्स में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपने सारे एक साथ पढ़ लिए आईसीसी अवार्ड्स। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर क्या खोजा है? चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ? चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ 14 जुलाई 2023 को, और अपनी कक्षा में कब पहुंचा? अगस्त 2023 में। तो पहले तो जरूरी हो जाता है इसकी लॉन्च डेट। ठीक है, और इसने खोजा क्या है चंद्रमा पे? लौह अयस्क, जल बर्फ क्रेटर, लौह ऑक्साइड गैस। तो चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर इस बार खोजा है जल बर्फ और क्रेटर। एक क्रेटर जो खोजा गया है वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था। तो वो क्रेटर ऐसा कहा जाता है कि बहुत साल पुराना है वो, और उस क्रेटर के माध्यम से हम जो चंद्रमा की वायुमंडली जो
जिज्ञासाएं हैं, जो लोगों को जानकारी उपलब्ध होनी है, उसके माध्यम से हो सकती है। तो वो एक क्रेटर खोजा गया है, बहुत बड़ा गड्ढा है बेसिकली ये। तो चंद्रमा पर इस बार चंद्रयान 3 ने ये खोजा है। क्लियर। लॉन्च कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। एक्सियोम मिशन अभी लॉन्च हुआ है 25 जून 2025 को। वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारे शुभांशु शुक्ला गए थे एज अ पायलट। वो मिशन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, हालांकि उसके बारे में अभी चर्चा होगी, हम अभी चर्चा करेंगे उसके बारे में। वेस्ट इंडीज के किस क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? देखिए, जब भी किसी साल कोई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से कोई बड़ा क्रिकेटर संन्यास लेता है तो उससे रिलेटेड सवाल आता है। तो इस बार वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी ने ले लिया है संन्यास? बताइए। क्रिस गेल ने लिया है, आंद्रे रसेल ने लिया है, सेल्डन कॉटरॉल या ड्रेवन ब्रावो? किसने लिया है? तो इस बार वेस्ट इंडीज के लिया है आंद्रे रसेल ने। इन्होंने 29 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया है। और इनके नाम एक रिकॉर्ड है कि वेस्ट इंडीज की तरफ से इन्होंने सबसे ज्यादा T20 मैचेस खेले हैं। वेस्ट इंडीज के लिए इन्होंने सबसे ज्यादा T20 मैचेस खेले हैं, सबसे ज्यादा T20 मैचेस इन्होंने खेले हैं वेस्ट इंडीज के लिए, वेस्ट इंडीज के लिए। तो ये इनका रिकॉर्ड है। अगर कभी सवाल आए कि वेस्ट इंडीज के लिए सबसे ज्यादा T20 मैच किसने खेले हैं, तो आंद्रे रसेल ने। क्यों पूछेगा? क्योंकि इस साल इन्होंने रिटायरमेंट लिया है, तो इनसे रिलेटेड सवाल पूछेगा। ये पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा T20 मैचेस वेस्ट इंडीज टीम के लिए किसने खेले हैं, तो आंद्रे रसेल ने खेले। कब रिटायर हो रहे हैं? 29 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं PDF प्रोवाइड करवाने की कोशिश बिल्कुल करूंगी आपको, अगर आज संभव हो पाएगा तो। भारत की पहली ट्रेन कौन सी है जिसमें ATM सुविधा प्रदान की गई है? जिसमें ATM की सुविधा प्रदान की गई है, और उसे कौन से बैंक ने ये सुविधा प्रोवाइड करवाई? बैंक का पूछा है कि कौन सा ऐसा बैंक है जिसने ये सुविधा प्रोवाइड करवाई है ट्रेन में ATM की। और आपके सामने ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो ऐसा कौन सा बैंक है जिसने भारतीय ट्रेन में ATM की सुविधा की है? तो वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और ट्रेन का क्या नाम है? बताइए, किसी को पता है कि ट्रेन का क्या नाम है? बताइए, ट्रेन का नाम बताइए कि ट्रेन कौन सी है। ट्रेन का नाम है पंचवटी एक्सप्रेस। पंचवटी एक्सप्रेस। पंचवटी एक्सप्रेस में ATM लगाया है, एक्सप्रेस में कि ATM किसने लगाया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया है। ये याद रखना है। और आज तो मैं बोलना ही भूल गई आपको कि आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। आपके गांव का नाम बताइए, आपके शहर का नाम बताइए। और मुझे साथ साथ ये भी बताइएगा, एक जनरली कन्वर्सेशन आपसे करने का मन है कि आपको ये जो वीडियोस हैं उनमें कुछ भी चीज़ की अगर कमी लग रही हो, कुछ भी चीज़ अगर आपको ऐड ऑन करवानी हो, तो हमें बिल्कुल सजेस्ट करिए। देखिए, अच्छी लगती है, आप बोलते हैं तो हमें वो मोटिवेशन मिलता है कि नहीं चीज़ें करनी है। लेकिन अगर कुछ सुधार है, कुछ भी है, तो बिल्कुल आपके जो सुझाव हैं वो आमंत्रित हैं। आप बिल्कुल सुझाव दीजिए कि और भी क्या चीज़ें सुधारी जा सकती हैं, हम उन पे भी काम करेंगे। और अगर एप्रिसिएशन है तो बिल्कुल दीजिए, वो हमें मोटिवेट करता है। और हाँ, शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो भारत की पहली ट्रेन जिसमें ATM सुविधा थी वो कौन सा था? बैंक ऑफ महाराष्ट्र था। और कहाँ लगाई गई है? किसमें? पंचवटी एक्सप्रेस में लगाई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार और पर्यावरण कार्यकर्ता रिकी केस को 2025 में क्या दिया गया है? पद्म पुरस्कार दिया गया है। किन्हें? रिकी केस को दिया गया है। तो अब ये पूछा गया है कि जो रिकी केस है उनको कौन सा अवार्ड मिला? पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्मश्री मिला है कि भारत रत्न मिला है? बताइए। रिकी केस जो क्या है? प्रसिद्ध संगीतकार हैं, उन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? देखिए, जो रिकी केस हैं वो प्रसिद्ध संगीतकार हैं। दूसरी चीज, इन्हें ये भी याद रखिएगा कि ग्रैमी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इन्हें क्या मिल चुके हैं? ग्रैमी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज, इन्हें मिला है पद्मश्री। और रिकी केस के साथ ही और भी कुछ लोग हैं जिन्हें मिला है पद्मश्री, जैसे रविचंद्रन अश्विन, उन्हें भी पद्मश्री मिला है। अरिजीत सिंह को भी मिला है। बहुत सारे नाम हैं, हालांकि मैं सभी का नाम तो न ले पाऊंगी अभी एक ही वीडियो में, लेकिन कुछ नाम है जो आपको महत्वपूर्ण है। जैसे रिकी केस का पूछ लिया है तो हो सकता है पूछ ले कि रविचंद्रन अश्विन को कौन सा अवार्ड मिला है? पद्म विभूषण, पद्मश्री। तो इन्हें पद्मश्री मिला है। अरिजीत सिंह को कौन सा मिला है? तो अरिजीत सिंह को भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। क्लियर। तो प्रसिद्ध संगीतकार और पर्यावरण कार्यकर्ता रिकी केस को कौन सा अवार्ड मिला है? इन्हें मिला है पद्मश्री। और रिकी केस को ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है।
और उनके साथ साथ रविचंद्रन अश्विन है, अरिजीत सिंह, उन्हें भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। टोटल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं? 139, जिसमें से 7 को क्या मिला है? पद्म विभूषण। पद्म भूषण कितनों को मिला है? 19 को। और पद्मश्री किनको मिला है? 113 लोगों को। ये बार बार इसलिए रिवाइज करवाया जा रहा है ताकि, छाया आ रही है, इसलिए रिवाइज करवाया जा रहा है ताकि आपको याद ना हो, तो टोटल याद हो जाए इसलिए टोटल 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। 7 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण, 19 लोगों को पद्म भूषण और पद्मश्री 113 लोगों को। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, मोयदम्स द माउंट ब्यूरियल सिस्टम अहोम डायनेस्टी को यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये भारत के कौन से नंबर के वर्ल्ड हेरिटेज साइट थे? देखिए वही सवाल आ गया जो मैंने आपको बताया था कि हमने जाना है कि भारत में 44 यूनेस्को साइट हैं, 44 वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट हैं, जिसमें से 44th कौन सी बनी थी? मराठा परिदृश्य के 12 किले, ये बने थे। मैंने बताया था कि ये तो पूछेगा ही कि 44th कौन सा बना है, लेकिन हो सकता है कि पूछ ले कि 43 कौन सा था। तो मैंने बताया था कि जो अहोम राजवंश है, असम का अहोम राजवंश, वहाँ का क्या चराईदेव मोइदम, उसको क्या मिला है? 43 यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। और ये क्या थे? तो वहाँ उस राजवंश के जो लोग थे, उनके जो शव वगैरह दफनाए जाते थे, मैंने आपको बताया था, तो उनके टीले थे बेसिकली। उन्हें अहोम राजवंश की गाथा बताते थे, तो इस वजह से उन्हें यूनेस्को साइट घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन पढ़िए, मोइदम्स, चराईदेव मोइदम मैंने बताया था। मोइदम्स द माउंट ब्यूरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी, तो अहोम डायनेस्टी मतलब अहोम राजवंश से संबंधित है। अहोम राजवंश कहाँ का था? अहोम राजवंश असम से संबंधित था। तो पूछा है कि ये किस क्रम की यूनेस्को साइट थे। क्या आप इसका आंसर दे पाएंगे? अब आप बताया जा चुका है। पानी होगा क्या? वो बॉटल रखा हुआ है वहां पे, पानी। गला भराता है आपको पढ़ाते पढ़ाते, बिल्कुल, थैंक यू। तो मोइदम्स द माउंटेन ब्यूरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी, उसमें से 44वां कौन है? मराठा परिदृश्य के 12 किले। और मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि 43वां कौन था? जो अहोम राजवंश है वहाँ का चराईदेव मोइदम, जो वहाँ के लोग हैं, जो उनके शवों को जो दफनाया गया था एज अ टीले के फॉर्म में, जो उन्हें परिवर्तित कर दिया गया है, तो वही अहोम राजवंश के टीले कौन से नंबर के वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए हैं? 43 नंबर की। और 44th नंबर के कौन है? मराठा परिदृश्य के 12 किले। क्लियर? चलिए, ये बात आपको याद रखनी है। टोटल भारत में कितनी यूनेस्को साइट हैं? 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 44। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी किस खेल में विश्व में नंबर 1 बनी है? वर्ल्ड नंबर 1 बनी। चलिए बताइए, ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, किस में बनी? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एक नाम है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इनकी जोड़ी किस खेल में विश्व में नंबर 1 बनी है? ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन और टेनिस। मेंस डबल में, बैडमिंटन के मेंस डबल में सात्विक साईराज, ये नाम याद रखिएगा, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन्होंने वर्ल्ड में नंबर 1 जोड़ी बनने का रिकॉर्ड हासिल किया है। इन्होंने कई सारे गेम्स खेले हैं, उसमें इन्होंने गोल्ड भी जीता है, जैसे एशियन गेम्स इन्होंने खेला है, कॉमनवेल्थ गेम्स खेले हैं, एशियन चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। तो उसमें इन्होंने क्या किया है? इनकी जो जोड़ी है ये वर्ल्ड में पूरी नंबर 1 हो गई है, वर्ल्ड में नंबर 1 जोड़ी है बैडमिंटन के लिए, और ये हमारे भारत के लिए फक्र की बात है। तो वर्ल्ड की नंबर 1 जोड़ी बैडमिंटन मेंस डबल में किसकी है? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की। ये नाम याद रखिएगा, पूछेगा, क्योंकि वर्ल्ड में नंबर 1 है तो बिल्कुल ये पूछेगा कि वर्ल्ड की नंबर 1 जोड़ी बैडमिंटन में किसकी है। तो ये दो नाम, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि जब आपको एग्जाम हॉल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी कुछ भी लिखा मिले तो आपको एक बार क्लिक तो हो कि मैंने ये कहीं पढ़ा है। और जब ये आपको क्लिक होने लग जाएगा ना कि नहीं मैंने ये पढ़ा है, ये नाम की कोई तो था जो रिपीट कर रहा था बार बार ये नाम, और आप उसको सही करके आ जाएंगे, तो आपके लिए वो बेनिफिट होगा वो। तो इस वजह से मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, ताकि आपको वो चीज़ रिकॉल रहे मेमोरी में। तो जब आप देखेंगे वहाँ तो याद तो आएगा कि हाँ वर्ल्ड की नंबर 1 जोड़ी कौन सी है, इन दोनों की।
और इन्होंने कई सारे उसमें परफॉर्म किया है, कॉमनवेल्थ में, एशियन चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में। तो दो नाम कौन सा? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलिए। कौन से समिट में भारत चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात 2025 में हुई? भारत और चाइना के विदेश मंत्री कौन सी समिट में मिले हैं, बताइए। कौन सी समिट में मिले? तो भारत और चाइना की जो विदेश मंत्री हैं, अभी आप सबको पता है कौन सी समिट हुई थी? एससीओ की समिट। एससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन मतलब सहयोग संगठन, शंघाई सहयोग संगठन। इसमें भारत और चाइना के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। शंघाई की स्थापना कब हुई थी? शंघाई की स्थापना हुई थी 2001 में। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस है बीजिंग। बीजिंग कहाँ है भाई? चाइना। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कौन से समिट में भारत और चाइना की विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई? अभी का करंट है जनवरी 2025 का। एआई एक्शन समिट, एससीओ बैठक, G7, ब्रिक्स। बताइए कहाँ मिले हैं? तो ये दोनों मिले हैं एससीओ की बैठक में। एससीओ की स्थापना कब मैंने बताई? एससीओ की स्थापना हुई थी 2021 में। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस है बीजिंग, चाइना में। क्लियर? शंघाई सहयोग संगठन में बेसिकली इसकी जो अभी समिट हुई थी चीन के तियाजिंग में हुई थी। और यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि भारत एससीओ का मेंबर कब बना। सवाल तो पूछेगा कि क्या भारत शुरू से एससीओ का मेंबर था? तो जी नहीं, भारत एससीओ का मेंबर बना था 2017 में। और भारत के साथ साथ अगर भारत बना है तो उसका कॉपी करने वाला देश तो बनेगा, आ ही जाएगा एससीओ में अपने आप। तो भारत और पाकिस्तान दोनों 2017 में एससीओ में शामिल हुए हैं। तो सवाल पूछ सकता है कि भारत एससीओ में कब शामिल हुआ? तो भारत एससीओ में शामिल हुआ था 2017 में। ये डेट याद रखनी है आपको। क्लियर? तो क्या क्या जाना आपने कि भारत और चाइना के विदेश मंत्री किसमें अभी मिले? तो ये मिले हैं एससीओ की बैठक में। एससीओ की बैठक हुई कहाँ है? चीन के तियाजिंग में हुई है। एससीओ के बारे में पूछ सकता है कि एससीओ का गठन कब हुआ? तो एससीओ का गठन हुआ 2001 में। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस है बीजिंग, चाइना में। एससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन। भारत कब शामिल हुआ है? 2017 में शामिल हुआ है। और भारत के साथ साथ ही शामिल हुआ है पाकिस्तान। क्लियर? चलिए देखिए, कोई समिट हो, कुछ हो, ये सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और उनके बारे में पढ़ना। अब जून 2025 में, जनवरी 2025 में एससीओ की बैठक हुई तो जरूरी थोड़ी है ये बस पूछे कि कहाँ हुई है। ये भी तो पूछ सकता है एचसीओ का गठन कब हुआ भाई, एचसीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, भारत कब शामिल हुआ, पूछ तो कुछ भी सकता है। और करंट पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि सिर्फ ये नहीं जानना है कि जनवरी 2025 में हुई कहाँ है, कि हमने पढ़ लिया कि एससीओ की बैठक बीजिंग में हुई है या चीन के तियाजिंग में हुई है। हमें ये भी जानना है कि क्या है एससीओ, उसकी स्थापना कहाँ हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है, हमारा जो देश है उसमें कब मेंबर बना है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। क्लियर? 2025 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड ऑस्कर में किसे मिला? ऑस्कर अवार्ड्स की बात की गई है। ऑस्कर अवार्ड्स 2025 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? द ब्रूटलिस्ट, एनोरा, विकेट। बताइए ऑस्कर अवार्ड्स में इस बार ऑस्कर अवार्ड्स 2025 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसने जीता है? तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है अनोरा मूवी को। किसको मिला है? अनोरा मूवी को। भारत की तरफ से कौन सी मूवी नॉमिनेट थी? भारत की तरफ से नॉमिनेट थी लापता लेडीज। तो याद रखिएगा कि ये भी पूछा जाएगा कि भारत की तरफ से इस बार कौन सी मूवी नॉमिनेट हुई थी। तो भारत की तरफ से नॉमिनेट हुई थी लापता लेडीज। और भारत का ही एक सॉन्ग था 2023 के ऑस्कर में, भारत का कौन सा सॉन्ग? नाटू नाटू। उसको क्या मिला है? ऑस्कर मिला है। किस कैटेगरी में मिला है? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। कभी कभी कैटेगरी भी पूछ लेता है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। तो ये बात आपको याद रखनी है। इतनी चीजें ऑस्कर के बारे में महत्वपूर्ण हैं। ऑस्कर अवार्ड्स की शुरुआत कब हुई थी? ऑस्कर अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी 1929 में। ये एक एकेडमिक्स अवार्ड। क्लियर? भारत की तरफ से पहला ऑस्कर किसने जीता था? भारत की तरफ से पहला ऑस्कर जीता था भानु अथैया ने। भानु अथैया कौन थी? कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। ये है, ये चीजें हैं पढ़ने लायक। कुछ भी पढ़ो, कुछ भी उसके बारे में सब कुछ पता हो, ये होता है पढ़ाई का तरीका। ऑस्कर पढ़ रहे हैं ना, तो सब जानिए कि ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर किसे मिला? अनोरा मूवी को मिला है। ऑस्कर
की शुरुआत कब से हुई? 1929 से हुई। 2025 की बात हो रही है तो 2025 में कौन नॉमिनेट थी भारत की तरफ से? लापता लेडीज नॉमिनेट थी। भारत से किस सॉन्ग को ऑस्कर मिला है? तो 2023 में नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है। किस कैटेगरी में मिला है? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में मिला है। भारत की तरफ से पहला ऑस्कर जीतने वाला कौन था? तो भानु अथैया थी। और भानु अथैया कौन थी? कॉस्ट्यूम डिजाइनर। क्लियर? चलिए, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगला सवाल देखते हैं। 2025 की गर्मी में राजस्थान के श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड तापमान कितना दर्ज किया गया था? 2025 की गर्मी में राजस्थान के गंगानगर में कितना तापमान दर्ज किया गया? 50 डिग्री सेल्सियस, 84, 85, 86। तो इस बार 2025 में जो भारत का सबसे गर्म जो तापमान सबसे गर्म जगह वो हुई है, वो कौन सी हुई है? राजस्थान का गंगानगर। ये सबसे गर्म जगह है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान जो है वो नोट किया गया है। और वो तापमान कितना है? मुझे तो लग रहा है 48 से भी ज़्यादा था ये। हाँ, 48 से भी ज़्यादा था। 48 दिया हुआ ना, 49.4 समथिंग, 49.4 डिग्री सेल्सियस इतना तापमान दर्ज किया गया था यहाँ पे। और 2025 में ये भारत में सबसे ज़्यादा तापमान वाली जगह थी, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भारत में। तो श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड तापमान कितना दर्ज किया गया? 49.4 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखिएगा। तो 48 इसके लगभग आ रहा है तो 48 हो जाएगा। ये दोनों के बीच का है 49.4 डिग्री सेल्सियस। एक्यूरेट है, ये एक्यूरेट डाटा है। 49.4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चाबी रखी है मेरी वहां? ओके। 2025 की गर्मी में राजस्थान के किस नगर में सबसे ज्यादा तापमान था? तो गंगानगर में था। कितना था? 49.4 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सियोम 4 मिशन की लॉन्च डेट क्या थी? मैंने बोला था ना कि एक्सियोम 4 मिशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। डेट बताइए कब लॉन्च हुआ है? चलिए, एक्सियोम 4 मिशन, एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च हुआ है 25 जून 2025 को। इसे लॉन्च किसने किया है? इसे एक्सियोम स्पेस, एक्सियोम स्पेस क्या है? एक निजी कंपनी है, उसने लॉन्च किया है। तो ये मत सोच लीजिएगा कि इसे नासा ने लॉन्च किया है, नासा मत लगा के चले आइएगा। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है एक्सियोम स्पेस, एक प्राइवेट कंपनी है उसके द्वारा। और इसको इसमें रॉकेट किसने दिया है? इसमें रॉकेट दिया है स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स किसका है? एलन मस्क का है। तो ये चीजें महत्वपूर्ण है। इसी एक्सियोम मिशन में भारत की तरफ से कौन गए थे? भारत की तरफ से गए थे शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला किस फॉर्म में गए थे? वो पायलट की भूमिका में गए थे। शुभांशु शुक्ला गए थे और पायलट के रूप में गए थे। शुभांशु शुक्ला। इतनी चीजें आपके लिए जानना जरूरी है। शुभांशु शुक्ला किस फॉर्म में गए थे? पायलट के रूप में गए थे। और इंडिया तो गया ही था, शुभांशु शुक्ला तो गए ही थे, साथ साथ 3 और लोग गए थे। एक गए थे नासा के जो वहाँ के जो एस्ट्रोनॉट रहे हैं नासा के, हंगरी और पोलैंड, यहाँ के भी 2 एस्ट्रोनॉट गए हुए थे। तो एक्सियोम 4 मिशन में गए कितने टोटल लोग थे? तो टोटल 4 लोग गए थे। कहाँ कहाँ से? पहले भारत से हो गए और एक नासा के पूर्व एस्ट्रोनॉट हो गए और 2, एक हंगरी और एक पोलैंड। ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं इसलिए क्योंकि अभी लॉन्च हुआ था, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, पूछा जा सकता है कोई भी फैक्ट पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। तो एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च कब हुआ? 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ है। और किसने लॉन्च किया था? तो एक्सियोम स्पेस एक प्राइवेट कंपनी थी। शुभांशु शुक्ला भारत की तरफ से गए थे, पायलट की भूमिका में गए थे। शुभांशु शुक्ला के साथ नासा के एक पूर्व एस्ट्रोनॉट गए थे और पोलैंड और हंगरी के 2 और एस्ट्रोनॉट। कितने दिन रहना था? पहले 14 दिन रहना था, लेकिन कुछ कारणों से ये 18 दिन के बाद वापस लौट आए हैं। अब क्लियर? इतनी चीजें एक्सियोम स्पेस से रिलेटेड आपके लिए जरूरी। KYG खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार का आधिकारिक मस्कट क्या था? पर, गज सिंह, शीन ई शी और जया। बताइए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में पूछा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था 4 मई से लेकर 15 मई तक। 4 मई से लेकर 15 मई तक हुआ था। बिहार के 5 शहरों में इसका आयोजन हुआ है। पटना में, भागलपुर में, राजगीर में, बेगूसराय में, गया में, बेगूसराय, गया, ये पटना के 5 शहर में क्या हुआ है? पटना के 5 शहर में आयोजन हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। क्लियर? और
इसका क्या था आधिकारिक मस्कट? तो इसका आधिकारिक मस्कट था गज सिंह। गज दर्शाता है हाथी को और सिंह दर्शाता है शेर को। तो ये इसका आधिकारिक मस्कट था। तो इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ से कब से कब तक हुए? 4 मई से लेकर 15 मई तक हुए हैं। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? बिहार के 5 शहरों में हुआ है। बिहार के 5 शहर कौन से हैं? पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर, यहाँ हुए हैं। दूसरी चीज मस्कट क्या था? तो गज सिंह, याद रखिएगा। गज मतलब हाथी और सिंह मतलब शेर। तो इतनी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती। आगे बढ़ते हैं। भारत की कुल रामसर साइट की संख्या 2025 तक कितनी हो गई है? भारत में टोटल कितनी रामसर साइट 2025 तक हो गई है? याद करिए, जब मैं मेवार और वो खींचन पढ़ा रही थी कि अभी नई रामसर साइट ऐड हुई हैं, तो मैंने बताया था कि इंडिया में टोटल कितनी रामसर साइट हो गई हैं। बताया था कि नहीं बताया था मैंने? कि जब मैंने आपको बताया था कि इंडिया में मेवार और खींचन 2 नई रामसर साइट है, तो कितनी हो गई अब? तो मैंने बताया था इंडिया में अब टोटल हो गई है 91, और अभी 2 नई कौन सी हैं? तो मेवार और खींचन। मेवार कहाँ है? मेवार है उदयपुर में, और खींचन है फालूदी में। ये इतना फैक्ट आपके लिए जानना जरूरी है कि इंडिया में वर्तमान में टोटल कितनी रामसर साइट है? तो 91 है। मेवार उदयपुर में अभी नई घोषित हुई है, और खींचन कहाँ है? फलौदी में। फालूदी नहीं, फलौदी है ये, फलौदी में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, इंडिया में 91 रामसर साइट है अभी वर्तमान में। मोदी जी को किस देश के अवार्ड ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग से सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग किस देश ने मोदी जी को दिया है? भूटान ने, श्रीलंका ने, कुवैत ने, मॉरिशस ने। अब चलिए मैं कुछ अवार्ड्स बोलती हूँ, अब आप बताते जाइएगा कि किस देश ने मोदी जी को दिया है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू किसने दिया है? रशिया ने दिया है। लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस ने दिया है। ऑर्डर ऑफ जायद यूएई ने दिया है। ऑर्डर ऑफ नाइल मिस्र ने दिया है। और ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग दिया है भूटान ने। ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग किसने दिया है मोदी जी को? भूटान ने दिया है। याद रखिएगा, ये अवार्ड्स इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इससे सवाल बने हैं, पूछे गए हैं कई बार। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का एकमात्र सिल्वर मेडल किस खिलाड़ी ने जीता था? 2024 में भारत का एकमात्र सिल्वर मेडल किसने जीता? नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, स्वप्निल कुसाले, अमन सहरावत। ये नेहरू लिखा हुआ है, ये नीरज है, नीरज चोपड़ा। तो किसने जीता था? आप सबको पता है कि भारत की तरफ से किसने जीता था सिल्वर मेडल? अब आप सबको पता है, मैं नहीं बता रही। नीरज चोपड़ा ने जीता था, बिल्कुल सही है। और नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का थ्रो किया था? ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाता है कि कितने मीटर का थ्रो किया था नीरज चोपड़ा ने। तो नीरज चोपड़ा ने थ्रो किया था 89.45 मीटर का। तो ये थ्रो की इनकी लंबाई याद रखिएगा कि कितने मीटर का थ्रो किया था? 89.45 मीटर का इन्होंने थ्रो किया था। और गोल्ड किसने जीता था? गोल्ड भी जीतने वाले का नाम याद रख लीजिए, हो सकता है पूछ ले। अरशद नदीम। क्लियर? अरशद नदीम कहां से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान से। जब इनकी माँ ने कहा था कि नीरज भी मेरे बेटे जैसा है। पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता है। थ्रो की लंबाई याद रखिएगा, पूछता है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। 89.45 मीटर नीरज चोपड़ा का थ्रो है ये। और गोल्ड किसने जीता था? अरशद नदीम ने, पाकिस्तान से। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। बेस्ट एक्टर 2025 में किसे मिला? बेस्ट एक्टर का पूछा गया है, ऑस्कर की बात। ऑस्कर अवार्ड 2025 बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? एड्रियन ब्रेडी, कोलमन, रालम में से मेरे से तो सब पढ़ते ही नहीं बनते भाई, इनके नाम तो खतरनाक नाम होते हैं। तो बताइए ऑस्कर 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? जल्दी बता दीजिए, आप सबको पता है। एड्रियन ब्रेडी को मिला है उनकी मूवी ब्रूटलिस्ट के लिए। ब्रूटलिस्ट के लिए। तो याद रखिएगा कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है ऑस्कर में? एड्रियन ब्रेडी को। उनकी कौन सी मूवी थी? ब्रूटलिस्ट के लिए। और एक्ट्रेस कौन सी थी जिन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था? तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है मिकी मेडिसन को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? मिकी मेडिसन को। कौन सी मूवी के लिए? अनोरा मूवी के लिए। और यही अनोरा मूवी है जिसे बेस्ट मूवी का अवार्ड भी
मिला है। तो यहाँ आपके ऑस्कर अवार्ड खत्म। लगभग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनकी बात कर रही हूँ मैं कि बेस्ट मूवी का अवार्ड ऑस्कर 2025 में किसे मिला? अनोरा को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? तो अनोरा मूवी की ही कौन सी एक्ट्रेस थी? मिकी मेडिसन। तो मिकी मेडिसन ये दिख रहा है आपको? हाँ, मिकी मेडिसन। तो मिकी मेडिसन को क्या मिला है? अनोरा मूवी के लिए ही बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? एड्रियन ब्रैडी को मिला है ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। ये है एड्रियन ब्रैडी और उनकी मूवी का क्या नाम था? ब्रूटलिस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूजा भाई, कौन से भारतीय ओलंपियन को मई 2025 में ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सबसे पहली बात तो सरल इसलिए इसने कर दिया कि ओलंपियन बोल दिया, और मई 2025 में ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर से सवाल आते हैं। पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, साइना नेहवाल, मिताली राज। तो किन्हें दिया गया है, किन्हें बनाया गया है ऑडी इंडिया का? ऑडी इंडिया का बनाया गया है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा के नाम 2 रिकॉर्ड हैं। 2 रिकॉर्ड कौन से हैं? याद रखिएगा कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता था? गोल्ड मेडल। और पेरिस ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता है? पेरिस ओलंपिक में इन्होंने जीता है सिल्वर। थ्रो का कितना थ्रो था? 89.43 मीटर। ठीक है, उनका थ्रो याद रखिएगा। तो 2 चीजें जो इनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं नीरज चोपड़ा के विषय में कि ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो हुआ था उसमें इन्होंने क्या जीता था? टोक्यो ओलंपिक 2020 इसमें क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। और पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। क्लियर? तो ये याद रखिएगा। और 89.45 तो आपको याद ही है, 89.45 मीटर का क्या किया था? थ्रो किया था। तो याद रखिएगा इनका थ्रो भी कि 89.45 मीटर का इनका थ्रो था नीरज चोपड़ा का। क्लियर? चलिए, टोक्यो ओलंपिक से मत सोचिएगा नहीं पूछेगा, गोल्ड जीता था नीरज चोपड़ा ने, बिल्कुल पूछ सकता है। 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे। तो पहली बात तो वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? 8 जून को। उसकी थीम क्या थी 2025 में? आवर ओशियन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस, हेल्दी ओशियंस, मैरीन बायोडाइवर्सिटी नाउ। तो बताइए, एक तो ये बात जान लीजिए कि 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे, और इस बार के वर्ल्ड ओशियन डे की थीम थी वंडर्स सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस। क्या थी? वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस। इसका मतलब क्या है? आश्चर्य जो हमें बनाए रखता है उसे बनाए रखना। मतलब आश्चर्य जो हमें बनाए रखता है उस चीज को हम बनाए रखें। तो वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस, ये थी थीम ओशियन डे की। ओशियन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को मनाया जाता है। तो थीम याद रखिएगा, थीम्स पूछता है। योगा डे की जैसे थीम मैंने बताई थी, तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, उसी तरीके से वर्ल्ड ओशियन डे की थीम क्या है? वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस। कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। चलिए, कौन सी अभिनेत्री को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला? ऑस्कर के बारे में। अगर नाम नहीं दिया है तो ये मान लीजिए कि ऑस्कर के बारे में ही है सवाल। ऑस्कर 2025 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? बताइए। आपके सामने नाम है और मैं बता चुकी हूँ, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। मैंने रिवाइज भी करवाया था आपको ऑस्कर अवार्ड्स कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला एड्रियन ब्रैडी को ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला अनोरा को, और अनोरा की ही हीरोइन थी कौन सी? मिकी मेडिसन। मिकी मेडिसन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है किस मूवी के लिए? अनोरा मूवी के लिए। तो याद रखिएगा कि ऑस्कर में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? मिकी मेडिसन को, अनोरा मूवी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 मनाने का यह कौन सा वर्ष है? मैंने जब थीम बताई थी योगा डे की तो मैंने आपको बताया था कि ये कौन से क्रम का योग दिवस है। बताइए, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। मैंने आपको योगा डे की थीम क्या बताई थी? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और कब मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे? इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है 21 जून को। और मैंने बताया था कि ये कौन से क्रम का है योगा डे? तो मैंने बोला था ये 11वें क्रम का योगा डे। तो ये बात याद रखिएगा, महत्वपूर्ण। थीम क्या थी? योगा फॉर वन अर्थ और वन हेल्थ। अगला है आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का विजेता कौन रहा? स्मृति मंधाना, एमिलिया किर, एलिस पेरी और हाइले मैथ्यूज। बताइए। मैंने आपको आईसीसी अवार्ड्स बताए थे, सारे आईसीसी अवार्ड्स बताए थे मैंने कि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर क्या बताया था? आईसीसी की वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बनी है?
एमिलिया किर बनी है न्यूजीलैंड की, और इन्हें ही क्या बनाया गया है, आईसीसी की T20 वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आईसीसी की T20 वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन्हें बनाया गया है। क्लियर। तो आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर एमिलिया किर को बनाया गया है, और T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी कौन बनी है, एमिलिया किर ही बनी है। और किस देश से बिलोंग करती हैं, कभी कभी कंट्री पूछ लेता है तो न्यूजीलैंड से, इनका देश याद रखिएगा। और T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बनाए गए थे, बताया था मैंने, बिल्कुल सही, अर्शदीप सिंह। और वनडे में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर वनडे मैचेस में अजमतुल्ला ओमर जई, अफगानिस्तान के हैं। और वुमेन्स में वनडे में स्मृति मंधाना। 2025 के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, बताइए। 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं बी आर गवई जी। बी आर गवई जी भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। क्रम पूछ लेता है और क्रम सारे बच्चे गलत करके चले आते हैं, क्योंकि क्रम जनरली कोई नहीं पढ़ता है और एग्जामिनर को पता होता है कि आप क्रम नहीं पढ़ेंगे, तो वो पूछ लेता है कि किस क्रम के। तो याद रखिएगा 52वें क्रम के हैं। दूसरी चीज, अभी इनकी नियुक्ति हुई है 2025 में। 2025 में नियुक्त हुए हैं कौन, बी आर गवई, भूषण रामकृष्ण गवई। और भारत का सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में है, तो भारत का सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 124 में। क्लियर। और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति। इतनी चीजें आपको जाननी जरूरी। क्लियर। तो कौन है मुख्य न्यायाधीश, बी आर गवई जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग लैब कहाँ स्थापित की गई, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग लैब कहाँ स्थापित की गई है, हैदराबाद में, विशाखापट्टनम में, बेंगलुरु में या पुणे में, बताइए। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग लैब कहाँ है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग लैब है रमन अनुसंधान केंद्र, बेंगलुरु। कहाँ है, जगह भी याद रख लीजिएगा, रमन अनुसंधान संस्थान, रमन अनुसंधान संस्थान, रमन अनुसंधान संस्थान में है। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बेंगलुरु में है। बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग लैब है जो बहुत ज़्यादा रिसर्चेस को, इनोवेशंस को ये बढ़ावा देगी। तो इसी वजह से भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग लैब कहाँ स्थापित की गई है, बेंगलुरु कर्नाटक में, रमन अनुसंधान संस्थान में। तो हो सकता है बेंगलोर न दे, रमन अनुसंधान संस्थान दे दे, तो याद रखिएगा ये नाम इंपॉर्टेंट है। तो रमन अनुसंधान संस्थान में क्या किया गया है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग लैब स्थापित की गई है जो भारत में नए रिसर्चेस, नए इनोवेशंस को बढ़ावा देगी। भारत ने 2025 में कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास में पहली बार भाग लिया है, भारत ने पहली बार भाग लिया है तो इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है भाई, पहली बार ही भारत ने पार्टिसिपेट किया इसमें। तो बताइए, तलिस्मान सब्र में, धर्म गार्जियन में, इंद्र में या शक्ति में। आप सबको पता है कि धर्म गार्जियन में भारत हमेशा से पार्टिसिपेट करता आया है जापान के साथ, इंद्र भी भारत ने पार्टिसिपेट किया है, शक्ति में भी भारत ने पार्टिसिपेट किया, इंद्र होता है रशिया के साथ। तो बेसिकली भारत ने 2025 में किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में पहली बार भाग लिया है, तो पहली बार भाग लिया है तलिस्मान सब्र में। और तलिस्मान सब्र क्या है, तलिस्मान सब्र को जो आयोजित करता है वो कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित होता है और ये किसी एक देश का नहीं है, इसमें बेसिकली 19 देश भाग लेते हैं। इस बार कितने देशों ने भाग लिया है, 19 देशों में, जिसमें एक देश कौन सा है, हमारा भारत भी शामिल है। और भारत इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में पहली बार भाग ले रहा है। तो इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत ने पहली बार किस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया है, तो उसका नाम क्या है, तलिस्मान सब्र। तलिस्मान सब्र को कौन देश आयोजित करता है, तो ऑस्ट्रेलिया आयोजित करता है, याद रखिएगा। और क्या ये दो पक्षी है, नहीं, ये बहुत सारे देशों का संयुक्त रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और इस बार 19 देशों के बीच हुआ है, जिसमें से एक देश कौन सा है, भारत। तो याद रखिएगा, भारत ने पहली बार किसमें भाग लिया है, तलिस्मान सब्र में। और तलिस्मान सब्र कौन आयोजित करता है, किस देश में आयोजित होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। अगला सवाल है, लापता लेडीज को किस अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया था। मैं बता चुकी हूँ, बताइए, बाफ्टा में, कान फिल्म फेस्टिवल में, ऑस्कर में या कांस में। कहाँ गई थी लापता लेडीज, कौन से अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई थी, जल्दी बताइए। ये तो आप सबको पता है, 97 के जो ऑस्कर अवार्ड थे, इस बार ऑस्कर अवार्ड्स के लिए ये नॉमिनेट हुई है 2025 में। और ये किस नंबर के थे, 97 नंबर के थे। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है इतनी कि लापता लेडीज 2025 में नॉमिनेट हुई थी ऑस्कर के लिए। और ये कभी कभी हाँ क्रम पूछ लेता है, तो क्रम भी थोड़ा सा याद रखिएगा आप। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमित नागल किस खेल से जुड़े हुए हैं, सुमित नागल बताइए, बहुत बड़ा नाम है सुमित नागल, आपने सुना हो या ना सुना हो।
सुमित नागल किस खेल से जुड़े हैं? क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, एथलेटिक्स। सुमित नागल क्या है? सुमित नागल टेनिस खिलाड़ी हैं। सुमित नागल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यूएस ओपन, दूसरा विंबलडन ये खेला इन्होंने, और विंबलडन का फाइनल खेला है, और फाइनल में उपविजेता रहे थे। किसके विरुद्ध खेला है? जोकोविच के खिलाफ इन्होंने खेला था, जिसमें ये उपविजेता रहे थे और जोकोविच जीत गए थे। तो इन्होंने यूएस ओपन भी खेला है, विंबलडन भी खेला है, इस वजह से ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सुमित नागल। सुमित नागल किस खेल से बिलोंग करते हैं? तो टेनिस से बिलोंग करते हैं। सारे क्रिकेटर्स को तो हम सब जानते हैं, और भी जो पर्सनालिटी हैं फेमस, लेकिन ये लोग भी हैं जो भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड में नंबर 1 बैडमिंटन जोड़ी बन गई है चिराग शेट्टी की, और उनके साथी जो थे। तो ये नाम भी आपको जानना महत्वपूर्ण होता है, एग्जाम में यही नाम पूछता है। सुमित नागल किससे? टेनिस से। इन्होंने क्या खेला है? यूएस ओपन भी खेला है, विंबलडन का फाइनल खेला है नोवाक जोकोविच के खिलाफ, और जोकोविच जीत गए, और फाइनल में उपविजेता कौन रहे? सुमित नागल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? भारत की जो मेंस हॉकी टीम थी उसने क्या जीता था? स्वर्ण, रजत, कांस्य, कोई पदक नहीं। तो आप सबको पता है कि जो हमारा पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ था उसमें भारत की जो हॉकी टीम थी उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कांस्य पदक जीता था। क्लियर? चलिए, और मनु भाकर ने भी कांस्य जीता है। फिर मनु भाकर ने डबल्स में भी कांस्य पदक लेके आई थी वो, तो याद रखिएगा, एक रजत पदक जीते हैं हमने और बाकी कांस्य जीते हैं, और एक सिल्वर तो जीतते जीतते रह गए। डस्टलिक 2025 संयुक्त सैन्याभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? डस्टलिक 2025 संयुक्त सैन्याभ्यास, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। तो कौन सी हुई है? डस्टलिक हुई है। तो पूछा गया है कि कहाँ आयोजित हुई है। तो पहले डस्टलिक होती किसके साथ है ये जान लीजिए। तो डस्टलिक होती है उज्बेकिस्तान और भारत के बीच। उज्बेकिस्तान, क्योंकि कभी कभी देश भी पूछता है, तो उज्बेकिस्तान और भारत के बीच होती है। उज्बेकिस्तान और भारत के बीच होती है। तो कभी सवाल आए डस्टलिक किसके किसके बीच होती है? तो उज्बेकिस्तान और भारत के बीच होती है। और ये हुई कहाँ है? इसका आयोजन इस बार हुआ है पुणे में, भारत में हुआ है। इस वजह से ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर? तो डस्टलिक 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? पुणे, इंडिया में हुआ है। तो इंडिया में हुई है इसलिए महत्वपूर्ण। और होती किसके साथ है? तो उज्बेकिस्तान के साथ है। किस क्रम की थी ये? तो याद रखिएगा 6th क्रम की थी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत में हुई है। डस्टलिक किसके साथ होती है? उज्बेकिस्तान के साथ होती है। किस क्रम की थी? 6th क्रम की थी ये एक्सरसाइज। क्लियर? चलिए, ये छोटे छोटे करंट अफेयर्स हैं जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाएंगे। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, मैंने बताया है कि ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, अजमतुल्ला, उमर जई या बाबर आजम। तो इस बार मैंने बताया था कि ओडीआई बोला है, तो ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है अजमतुल्ला उमर जई को। और ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। तो अजमतुल्ला उमर जई को क्या मिला है? ओडीआई मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और ओडीआई में ही वुमेन्स का किसको मिला था? ओडीआई मैचेस में ही वुमेन्स का जीता है स्मृति मंधाना ने। तो ये याद रखिएगा कि ओडीआई मैचेस में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है स्मृति मंधाना को वुमेन्स में, और मेंस में अजमतुल्ला उमर जई अफगानिस्तान। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2025 में स्वप्निल कोसाले ने किस इवेंट में कांस्य पदक जीता है? पेरिस ओलंपिक 2025 में स्वप्निल कोसाले ने किस में कांस्य पदक जीता? तो आप सबको पता है स्वप्निल कोसाले किससे संबंधित है? तो स्वप्निल कोसाले का संबंध है शूटिंग से। किससे संबंधित है स्वप्निल? शूटिंग से संबंधित है। क्लियर? और किस में जीता है इन्होंने? तो याद रखिएगा, इन्होंने 50 मीटर राइफल और 3 पोजीशन, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो सबसे पहला तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्वप्निल कोसाले ने पदक कौन सा जीता है? तो स्वप्निल कोसाले ने जीता है कांस्य पदक। किसमें जीता है? शूटिंग में जीता है। उनकी कैटेगरी क्या थी? 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। क्लियर? चलिए, स्वप्निल कोसाले किससे संबंधित हैं? शूटिंग से। और कौन सा मेडल जीता इन्होंने? कांस्य पदक। एआई एक्शन समिट हुई है। एआई एक्शन समिट डेट इंपॉर्टेंट है, 10 से 11 फरवरी के बीच हुई है। किस देश में आयोजित हुई? एआई एक्शन समिट किस देश में हुई? फ्रांस में, भारत में, दक्षिण कोरिया में, कनाडा में? बताइए, इस बार जो एआई एक्शन समिट है 2025 की, वो किन 2 देशों के बीच हुई है? बताइए। सॉरी, किन 2 देशों के बीच नहीं, एआई एक्शन समिट कहाँ हुई है 2025 की?
AI एक्शन समिट इस बार हुई है फ्रांस पेरिस में, और इसमें जो अध्यक्षता की है 2 लोगों ने सह अध्यक्षता की, फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रॉन और भारत के मोदी जी। तो फ्रांस और भारत दोनों ने सह अध्यक्षता की है, एम्यूनल मैक्रॉन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो AI एक्शन समिट 2024 कब से कब तक हुई? 10 से 11 फरवरी के बीच हुई है। और इसमें किसने होस्ट किया है इस बार? फ्रांस और पेरिस ने होस्ट किया, मतलब फ्रांस के पेरिस ने होस्ट किया है। और इसमें इस बार सह अध्यक्षता की है फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं एम्यूनल मैक्रॉन और मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। क्लियर? तो याद रखिएगा कि AI एक्शन समिट इस बार कहाँ हुई है? तो AI एक्शन समिट हुई है पेरिस, फ्रांस में। अगला सवाल है कि राजनेता नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जीता। ये इन्हें किसने दिया था? आप सबको याद होगा कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला था मोदी जी को। तो कब किसने दिया था बताइए? ऑप्शन है UNEP, वर्ल्ड बैंक, गेट फाउंडेशन और ग्लोबल क्लाइमेट फंड। ये बिल गेट्स का है, गेट्स फाउंडेशन। बताइए किसने दिया था? आप सबको पता है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मोदी जी को दिया गया था UNEP द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम द्वारा। और किस लिए दिया गया था? पर्यावरण के क्षेत्र में अद्वितीय कामों को करने के लिए। पर्यावरण सम्मान है बेसिकली चैंपियंस ऑफ द अर्थ। तो किसे मिला था 2019 में? नरेंद्र मोदी जी को। सन भी पूछ सकता है कि अभी मोदी जी को किस सन में मिला? 2019 में मोदी जी को दिया गया था। अभी हाल ही फिलहाल में एक भारतीय है, उनका नाम याद रखिएगा, माधव गॉडगिल। माधव गॉडगिल, इन्हें भी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चूंकि इंडियन है इस वजह से पूछ सकता है कि अभी हाल ही फिलहाल में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो कौन से भारतीय हैं? माधव गॉडगिल। इनका ये नाम याद रखिएगा, माधव गॉडगिल। क्लियर? क्योंकि भारतीय हैं, इन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ मिला है, तो पूछ सकता है ये अवार्ड। और ये भी पूछ सकता है कि अब एग्जामिनर को याद आ गया अचानक से कि अरे ये तो मोदी जी को भी मिला था, तो उसने मोदी जी का पूछ लिया। तो मोदी जी को किसने दिया था? UNEP ने दिया था। अगला है, काजू वेली बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? या रामसर साइट कब घोषित हुई? काजू वेली बर्ड सेंचुरी किस राज्य में? बताइए। गुजरात में है, तमिलनाडु में है, राजस्थान में है, उड़ीसा में है? काजू वेली बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु में, और ये रामसर साइट घोषित कब हुई थी? अगस्त 2024 में। इसके साथ ही 2 और भी रामसर साइट घोषित हुई थी, टोटल 3 हुई थी। तो तमिलनाडु की कौन सी थी? तमिलनाडु की थी काजू वेली बर्ड सेंचुरी। तो काजू वेली बर्ड सेंचुरी किस राज्य में है? तो याद रखिएगा क्योंकि रामसर साइट घोषित की गई थी तमिलनाडु में, और घोषित कब हुई है? अगस्त 2024 में। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? भारत का पहला 100% लिटरेसी वाला राज्य केरल, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा। हाथ जोड़ के निवेदन है, केरल मत लगा के आइएगा। केरल इसलिए मत लगा के आइएगा क्योंकि भारत 2011 की जनगणना में आपने पढ़ा है कि भारत का सबसे ज्यादा साक्षर कौन सा था। तो 2000 की जनगणना में हमने पढ़ा था कि भारत का सबसे ज्यादा साक्षर वाला राज्य, ज्यादा पढ़ा था भाई हमने, ये नहीं पढ़ा था कि पूर्ण साक्षर है। हमने पढ़ा था सबसे ज्यादा लिटरेसी है किसमें, किस राज्य में है। तो सबसे ज्यादा साक्षर था केरल। सवाल पूछा है पूर्ण साक्षर, 100% लिटरेसी। तो ये सवाल अलग है, और मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें केरल लगा के आएंगे, क्योंकि हमने 2011 की जनगणना से क्या पढ़ा है हमेशा कि केरल सबसे ज्यादा साक्षर है। नहीं, केरल सबसे ज्यादा साक्षर है, लेकिन यहाँ पूर्ण साक्षर पूछा है, तो सबसे ज्यादा पूर्ण साक्षर हो गया है, 100% लिटरेसी हो गई है मिजोरम की, और यहाँ की साक्षरता दर है लगभग 98.2%। लिटरेसी रेट है मिजोरम का 98.2%। तो पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? मिजोरम बन गया है। क्लियर? केरल मत लगाइए, केरल सबसे ज्यादा साक्षर था 2011 की जनगणना के अनुसार, और पूर्ण साक्षर बन गया है मिजोरम। लिटरेसी रेट कितना है? 98.2%। 5 जून को मनाया जाने वाला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्या थीम है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्रोटेक्ट अवर स्पीसीज, ग्रीन सिटीज, क्लीन एनर्जी फॉर ऑल। तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, और इस साल इसकी जो थीम थी वो थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। याद रखिएगा क्या थी थीम? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान कैग कौन है? बताइए, भारत के वर्तमान कैग कौन है? अभी इनकी नियुक्ति कुछ समय पहले हुई है। गिरीश चंद्र मुर्मू, शशिकांत शर्मा, विनोद राय, के संजय मूर्ति। भारत के वर्तमान कैग कौन है? जल्दी बताइए। तो भारत के वर्तमान कैग कौन है? भारत के वर्तमान कैग है के संजय मूर्ति जी, आप सबको पता है। भारत के वर्तमान कैग कौन है?
भारत के वर्तमान क्या हैं के संजय मूर्ति, अभी हाल ही फिलहाल में इनकी नियुक्ति हुई है। कितनी प्यास लग रही है भाई। किस क्रम के हैं ये? 15वें क्रम के। कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है, इस वजह से मैं हर चीज में आपको क्रम भी बताती जा रही हूँ कि मान लीजिए क्रम भी पूछ लिया कि कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं, कौन से क्रम के कैग हैं, तो याद रखिएगा कौन कैग बनाए गए हैं, के संजय मूर्ति जी बनाए गए हैं 15वें क्रम के। क्लियर? कैग का क्या काम होता है? लेखा परीक्षा करना। ओके, चलिए। नाटू नाटू ने कौन सा प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? नाटू नाटू सॉन्ग ने कौन सा अवार्ड जीता है? बताइए। ग्रैमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो आप सबको पता है नाटू नाटू सॉन्ग ने ऑस्कर अवार्ड जीता है कब? 2023 में। और किस कैटेगरी में जीता है? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में जीता है। और कौन से क्रम के, पूछ सकता है कि जो नाटू नाटू सॉन्ग है उसने कौन से क्रम के ऑस्कर में अवार्ड जीता है, तो ये कौन से क्रम का था? 95 नंबर का था, 95 नंबर का ऑस्कर अवार्ड था, 95 नंबर का ऑस्कर अवार्ड। क्लियर? तो याद रखिएगा कि नाटू नाटू सॉन्ग ने कब ऑस्कर जीता है? नाटू नाटू सॉन्ग ने ऑस्कर जीता है 2023 में। किस कैटेगरी में जीता है? तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में जीता है। और कौन से क्रम के ऑस्कर अवार्ड में जीता है? ये तो 95 क्रम के ऑस्कर अवार्ड में ये अवार्ड जीता है। क्लियर? चलिए, 2025 में कौन सी मूवी नॉमिनेट हुई थी? लापता लेडीज। भारत के वर्तमान कैग के संजय मूर्ति जी हैं, 15वें क्रम के हैं। कैग, देखिए बेसिकली कैग का क्या काम होता है? जैसे लेखा परीक्षा करना। लेखा परीक्षा क्या होता है कि भारत की जो संचित निधि है उसमें पैसा आता है और भारत सरकार द्वारा खर्च किया जाता है। तो जितना भी पैसा आया है और खर्च हुआ है उसका ऑडिट कौन करेगा? तो उसका ऑडिट करने के लिए ही एक पद बनाया गया कैग का। और ये कैग क्या करते हैं, मतलब इनका काम क्या होता है कि जितनी भी पैसा आ रहा है जा रहा है इन सभी का जो निगरानी रखना, वो काम होता है कैग का। और कैग की नियुक्ति कौन करता है? कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अभी हम पॉलिटी के जब सेशन लेंगे उसमें भारत के जितने भी संवैधानिक पद हैं, जैसे भारत का निर्वाचन आयोग है, यूपीएससी है, कैग है, हम इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। क्लियर? अभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं आपके सामने एग्जाम से, तो ये क्वेश्चंस देखते हैं। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? बताइए। वेंकट नायडू, जगदीप धनखड़ जी, हामिद अंसारी जी, कृष्णकांत जी। तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी। किस क्रम के हैं? 14वें नंबर के। याद रखिएगा, क्रम पूछता है, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन रखा था कि आपको मैं एक बार क्रम बता दूंगी, क्योंकि एक ने कमेंट किया था कि मैम क्रम बता दीजिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, तो मैंने 1-2 क्वेश्चंस रखे हैं ऐसे। लापता लेडीज की फिल्म निर्देशक कौन थी? डायरेक्टर कौन थी? जोया अख्तर, किरण राव, अनुराग कश्यप, फराह खान। क्योंकि लापता लेडीज इस बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, तो इस वजह से ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि लापता लेडीज की निर्देशक यानी कि डायरेक्टर कौन थी? किरण राव थी। और ये इस बार किसके लिए नॉमिनेट हुई है? ऑस्कर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 में किसे मिला? कितनी बार रिपीट करें भाई, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला है? सूर्यकांत यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद रिजवान या राशिद खान? तो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है अर्शदीप सिंह को। और T20 क्रिकेटर वुमेन्स का जो अवार्ड है वो किसको मिला है? एमिलिया क्लार्क को। वो कहाँ से है? न्यूजीलैंड से। क्लियर? तो T20 मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला है? अर्शदीप सिंह को। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? राजेश कुमार, महादेव मेनन, अजय कुमार, अरुण गोयल। तो ये बन गए हैं अजय कुमार जी। यूपीएससी कौन से आर्टिकल में है? यूपीएससी है 315 से 323 तक, याद रखिएगा। और किस भाग में है यूपीएससी संविधान के? तो भाग 14 में है, 14 में। संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं किस में होती हैं? संविधान के कौन से भाग में? भाग 14 में होती है। और कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 315 से 323, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, कौन बन गए हैं? अजय कुमार जी बन गए। धर्म गार्जियन 2025 संयुक्त सैनाभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? धर्म गार्जियन किसके किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच। हुआ कहाँ है इस बार? इस बार हुआ है माउंट फूजी, जापान में। याद रखिएगा, इस बार जापान में हुआ है ये, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। और डस्टलिक कहाँ हुआ था? डस्टलिक हुआ था भारत के पुणे में, इस वजह से वो इंपॉर्टेंट है। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाला सैनाभ्यास है। भारत की पहली ट्रेन जिसमें एटीएम सुविधा लगाई गई, मैं बता चुकी हूँ। भारत की पहली ट्रेन जिसमें एटीएम लगाया गया है कौन सी है? उसका नाम पंचवटी एक्सप्रेस। और पंचवटी एक्सप्रेस में किसने लगाया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया है। क्लियर? तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। एटीएम किसने लगाया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया है। किसमें लगाया है? पंचवटी एक्सप्रेस ने। भारत के ग्रुप
कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम 4 मिशन में कितने दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बिताए हैं? ये कंफ्यूज करेगा आपको, क्योंकि गए ये 14 दिन के लिए थे, लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है, कितने दिन बिता के लौटे? तो 14 दिन मत लगा के आ जाइएगा। इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन रखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे ना, तो हमने क्या पढ़ा था कि 14 दिन के लिए गए हुए हैं, लेकिन अब वो किसी कारणों से, कुछ वैज्ञानिक कारण थे, कुछ ऐसा रहा होगा एटमॉस्फेयर वगैरह का, जिसके कारण उन्हें 4 दिन और एक्स्ट्रा वहां रुकना पड़ गया, तो वो लौटे हैं 18 दिन बाद। तो ये मत लगा के चले आइएगा कि वो 14 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये रट चुके हैं कि 14 दिन वहां बिताएंगे, 14 दिन वहां बिताएंगे। पूछा गया है कि वो कितने दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बिता के आए हैं, तो वो बिता के आए हैं 18 दिन, 4 दिन एक्स्ट्रा बिता के आए हैं। तो प्लीज 18 दिन ही लगाना है, 14 नहीं लगाना है। इस वजह से ये सवाल यहाँ पे मैंने रखा है। क्लियर? तो प्लीज 14 नहीं लगाना है। कितने दिन बिता के लौटे हैं? 18 दिन। गए वो 14 दिन के लिए थे। भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? बताइए, भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए हैं फरवरी 2025 में? ज्ञानेश कुमार जी बनाए गए हैं, 26 नंबर के हैं ये। और भारत के निर्वाचन आयोग का वर्णन किस में है? भारत के निर्वाचन आयोग का वर्णन है आर्टिकल 324, 324 में। भारत का चुनाव आयोग किस में है? आर्टिकल 324 में। किस क्रम के हैं? 26वें क्रम के। क्लियर? कौन है? ज्ञानेश कुमार जी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा इस मिशन में मिशन कमांडर था? मतलब एक्सियोम 4 मिशन की बात की गई है, एक्सियोम 4 मिशन की बात की गई है, एक्सियोम 4। इसमें मिशन कमांडर कौन थे? तो मैंने आपको बताया था कि एक्सियोम 4 मिशन में 4 लोग गए थे। शुभांशु शुक्ला भारत से गए थे, किसकी भूमिका में? पायलट की भूमिका में। 2 और एस्ट्रोनॉट गए थे, हंगरी और पोलैंड के, और एक गए थे नासा के पूर्व एस्ट्रोनॉट, और वो कौन थे? पैगी विट्सन। तो विंग कमांडर की भूमिका में कौन गए थे? पैगी विट्सन। ये नासा से रिलेट करते हैं, ये नासा के पूर्व एस्ट्रोनॉट हैं। तो पैगी विट्सन कौन थे? मिशन कमांडर थे एक्सियोम 4 मिशन में। बहुत ज्यादा चर्चित विषय था, याद रखिएगा, पैगी विट्सन। तो मिशन कमांडर की भूमिका में कौन थे? पैगी विट्सन। ये नासा के पूर्व एस्ट्रोनॉट हैं, एक्सियोम 4 मिशन से रिलेट करते हैं। और शुभांशु शुक्ला गए थे पायलट की भूमिका में। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा, अपराजिता, दीपिका, अंशिका। आरपीएफ यानी कि रेलवे पुलिस बल, उसमें पहली महानिदेशक बनाई गई है सोनाली मिश्रा, और ये कब तक अपने पद पर रहेंगी? 2026 तक अपने पद पर रहेंगी। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई महिला इस पद पर आई है। तो ऐसा पहली बार हुआ है, तो सवाल पूछना तो लाजमी हो जाता है कि आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो सोनाली मिश्रा बनी है। 2026 तक के लिए आई है ये, और पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई महिला इस पद पर पहुंची है। क्लियर? चलिए अगला सवाल। ये सारे करंट अफेयर्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के आधिकारिक मस्कट कौन थे? खो खो वर्ल्ड कप आप सबको पता है। खो खो वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? जनवरी 2025 में हुआ है। कहाँ हुआ है? पहला संस्करण नई दिल्ली, हमारे भारत में ही हुआ है। पहला संस्करण कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में भी कहाँ हुआ है? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ है। तो ये चीज़ें आपके लिए जानना यहाँ पे ये ज़रूरी कि खो खो वर्ल्ड कप का पहला संस्करण हुआ है तो महत्वपूर्ण है। कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। जनवरी 2025 में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ है, और इसके मस्कट थे कौन? तेजस और तारा। तेजस और तारा इसके मस्कट का नाम। क्लियर? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मस्कट कौन थे? गज सिंह। तो खो खो वर्ल्ड कप के मस्कट तेजस और तारा, याद रखिएगा। कब हुआ है ये? जनवरी में हुआ है, नई दिल्ली में। कौन से स्टेडियम में? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। विजेता टीम कौन रही है? तो पुरुष और महिला दोनों में कौन सी टीम विजेता रही है? भारत की टीम। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, भारत जीता है, और दोनों ने किसको हराया है? नेपाल की टीम को हराया है। महिलाओं ने भी नेपाल को हराया है और पुरुषों ने भी नेपाल को हराया है। यहाँ पे पूरा आपका खो खो वर्ल्ड कप खत्म कर दिया गया कि खो खो वर्ल्ड कप 2025 का फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ है? इंडिया में हुआ है। कब हुआ है? जनवरी में हुआ है। कहाँ हुआ है? कौन से स्टेडियम में हुआ है? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ है। इसके मस्कट कौन थे? तो तेजस और तारा थे। टीम कौन सी जीती है? तो इंडियन टीम जीती है, पुरुष में भी और महिलाओं में भी भारतीय टीम ही जीती है। कौन सी टीम को हराया है? नेपाल की टीम को हराया है। क्लियर? इतनी सारी चीजें आपकी यहाँ पे कवर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया में कुल कितने किले शामिल थे? यूनेस्को साइट घोषित किए गए ना, यूनेस्को साइट घोषित किए गए हैं मराठा के किले 44 नंबर के। कितने किलों को घोषित किया गया है? 12 किलों को, जिसमें 11 की कहाँ से हैं? 11 है महाराष्ट्र से, और एक किला कहाँ है? तमिलनाडु में, जो साउथ में है। उस किले का नाम क्या है? जिंजी किला, तमिलनाडु के वेल्लुपुरम में। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया में कितने किले शामिल थे बताइए? टोटल 12 किले शामिल थे। 11 है महाराष्ट्र में, एक है साउथ में तमिलनाडु के वेल्लुपुरम में। क्लियर? ये चीजें आपकी यहाँ पे कंप्लीट हुई। ये 44th नंबर के हैं। और 43rd नंबर का क्या बताया था मैंने? अहोम राजवंश का चराइदेव मोइदम, जो असम का था, वो 43rd नंबर का था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके सवाल खत्म होते हैं। यहाँ पे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मेरे अनुसार थे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कवर कराने की कोशिश की है। मेरा सिर्फ इतना ही प्रयास था कि अभी आप सबके एग्जाम है सामने, चाहे वो एसएससी वाले हों, एनटीपीसी वाले हों, बिहार पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स इज अ बेसिक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। वो पूछता है और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि पढ़े कहाँ से। अगर उन्हें एक जगह सारी चीज़ मिल जाएगी तो उन्हें उनके लिए थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी, उनका समय बच जाएगा। क्योंकि वैसे भी बच्चे जो आजकल के एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, समाज से, परिवार से, अपने घर से। मैं समझ सकती हूँ बिल्कुल, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ती। तो हम उनका जो समय है वो बेफालतू इधर उधर के कंटेंट में जाए, इससे बेहतर है कि उन्हें एक जगह सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो बस वही प्रयास था, वही प्रयास किया गया है। और आपसे सिर्फ इतनी एक्सेप्टेशन है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और इसे शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो फिर हम अगली इसकी सीरीज़ लेके आएंगे, या अगर आपको जैसा भी लगेगा, जिस भी सब्जेक्ट की सीरीज चाहिए हो कमेंट में बता दीजिएगा, तो बिल्कुल आ जाएगी। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और जल्दी सफल होइए। जय हिंद, जय भारत।